हेलो। हाँ बनाओ। देखो, थोड़ा सा आप लोग का आज विदाई भी है। आप लोग के सामने है ना, ये आप लोग के सामने एक शशिकांत नाम का एक लड़का है, आप सबको ही परिचित होंगे। पिछला साल 2025 में इसी संस्था से पढ़कर इन्होंने 464 नंबर लाया था बिहार बोर्ड में। इसके बाद इनका प्रयास जारी रहा, ये मेरे संपर्क में रहे। सर से पूछे, हम सर हमेशा संपर्क में रहते हैं कि आगे क्या करना है कैसे, और कुछ अपना भी देखते हैं कि हाँ किसी का एडवाइस दिया हुआ सही है या गलत है। इन्होंने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया, देखा कि पॉलिटेक्निक हम आईआईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं या आईटीआई सेक्टर में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो पॉलिटेक्निक में इन्होंने प्रयास किया। पॉलिटेक्निक में बिहार में नंबर 1 रैंक था, अपने कैटेगरी में बिहार में नंबर 1। ठीक, उसके बाद इन्होंने एक बिहार में डॉक्टर सीवी रमन ओलंपियाड होता है ना, उसमें बिहार भर के जो बच्चे होते हैं, देश भर के, बिहार भर के, पूरे इंडिया में होता है, बिहार भर में इन्होंने अपना भी रजिस्ट्रेशन करा, फॉर्म भरा। और डॉक्टर सीवी रमन ओलंपियाड में 25 क्वेश्चन थे, टाइम बहुत कम था, इन्होंने 25 में 24 क्वेश्चन सही किया। और सारण में 1 नंबर के चलते, मतलब कि बिहार टॉपर में भी कुछ नंबर के लिए 464 सोच सकते हैं, वहाँ भी बिहार टॉपर में थोड़ा पीछे हो गए। और इस बार भी बिहार में नंबर 1 रैंक में आने से थोड़ा सा पिछड़ गए, लेकिन अपने सारण में, अपने छपरा जिला में डॉक्टर सीवी रमन ओलंपियाड जो होता है उसमें फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं शशिकांत कुमार। ताली मार दीजिए शशिकांत के लिए। हाँ जी शशिकांत, है ना, हमारी शुभकामना है कि और आगे बढ़े। ताली मार दो शशिकांत के लिए, है ना। हम लोग का फर्ज बनता है कि इनको, क्या है ये है ना। आइए शशिकांत के लिए भाई ताली होनी चाहिए। चलिए खा लीजिए पूरा। और आप बताइए कि ये जो 10th के बच्चे हैं, थोड़ा सा विदाई हो रहा है इनका। फर्स्ट बार 10th का एग्ज़ाम ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट बार जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनको कुछ टिप्स दीजिए, कुछ तरीका बताइए ताकि ये लोग भी आपके जैसा कुछ करें, है ना। मिनट। मतलब कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना। अब नहीं, अब स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है कि मेरा प्रिपरेशन ऐसा है। अब स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है, जो पढ़े हो बस उसी को रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि पेपर में कितना करना है, 50% ही अटेम्प्ट करना है। और इजी इजी देख कर, हाँ मतलब वो नहीं बनना है कि हमको ये आता है, क्योंकि सबका वेटेज सेम होता है। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का भी आ रहा है। हाँ, तो जो इजी क्वेश्चन बने उसको पहले कंप्लीट करके निकल जाओ वहाँ से। जितना तुम टाइम वहाँ पे मैनेज कर पाओगे उतना ही मार्क्स अच्छा आएगा। मैक्सिमम बच्चे मैथ या कोई भी ऐसा कैलकुलेशन वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें इसी पीछे रह जाते हैं, टाइमिंग की वजह से। टाइम उतना नहीं मिल पाता है। और प्रैक्टिस, अब साल भर में इतना प्रैक्टिस किए हैं, ये बहुत मैटर करता है इसमें। और अब मतलब जिस स्ट्रेस में जिसका मार्क्स कम आया है उसके लिए अब स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। अब स्ट्रेस में अगर मार्क्स गिरेगा ही, बढ़ेगा नहीं। तो इतना बस पढ़े, उसी को रिवाइज करते रहो और माइंड काम रखना है, शांत रखना है, और बस ऐसे ही करते जाओ। अब क्योंकि आप समझा कर अब और स्ट्रेस में कोई फ़ायदा है नहीं बिल्कुल। जितना सर का नोट्स है, और सर का नोट्स है बस उतना ही कंप्लीट कर लो, हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा नहीं है, एनसीईआरटी बेस ही एग्ज़ाम है, बस एनसीईआरटी होना चाहिए। और कुछ बच्चा का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा कि हाँ मेरा इतना छूट गया। हाँ, डाटा चेंज हो गया अधिक से अधिक। और सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं भी है, जितना कंप्लीट है उसी को अच्छे से कर लो। सिलेबस नहीं, 10th के लिए क्या है ना कि जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो ऑब्जेक्टिव में जितना कम समय दोगे ना उतना अधिक समय तुमको सब्जेक्टिव में मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव भी रैंक डिसाइडर होता है। ऑब्जेक्टिव 50% बच्चा अच्छे से कर लेता है, लेकिन सबका मार्क्स नहीं आता। उसके बाद जो बच्चा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन किया उसका थोड़ा सा और मार्क्स बढ़ा, लेकिन जो बच्चा 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला और 5 मार्क्स वाला सब पे अच्छा कमांड करता है, सबको इक्वल वेटेज से देखता है, उसी बच्चे का रैंक इम्प्रूव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में जितना कम से कम समय लेना है। और पहले से ही मतलब क्या होता है, ऐसे 1 घंटे का पहले ऑब्जेक्टिव मिला होता है। और 1 घंटा में मतलब ऐसा होगा, अगर तैयारी उस तरीके का होगा तो बहुत कम समय में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें बैठना नहीं है कि मेरा कंप्लीट हो गया हम बैठ जा रहे हैं, जो भी 20 मिनट बच रहा है। सब्जेक्टिव पेपर साथ मिला होता है, उसमें टिक कर लेना है कौन सा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, बाकी क्वेश्चन को देखना नहीं है।
तो ये इससे तुम्हारा टाइम मतलब कहीं ना कहीं बचेगा। तुम डिसाइड जल्दी कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन करना है इससे अधिक ये देखना होता है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि 50% क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है हमको। तो इजी इजी देख कर जिसमें तुमको हाँ कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, जब सब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा 1 घंटा बाद। तो ऐसे ही, और सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, आंसर को कैसे फ्रेम करते हो, क्योंकि जब एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी देखेगा चेकिंग करते समय, वो तुमको नहीं देख रहा है कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है दिमाग में, तुम्हारे पेपर के रिप्रेजेंटेशन से वो तुमको जज करेगा, है ना ऐसा। तो पेपर को सिर्फ लिखना नहीं है, पेपर को उस तरीके से सजाना है कि ताकि एग्जामिनर का इंप्रेशन पड़े उस पर स्टार्टिंग से देखते ही, क्योंकि उतने सारे प्रेशर में एग्जाम, क्योंकि उसको एक दिन में इतना पेपर चेक करना है, उतने प्रेशर में तुम्हारा पेपर अलग कैसे दिख रहा है ये बहुत इंप्रेशन उसके सर पे डालता है। तो पहला और स्टार्टिंग का पेज थोड़ा अच्छे हैंड राइटिंग में लिखें, जहाँ मतलब लघु उत्तरीय उसके नीचे कुछ वैसा करे कि जो हाईलाइटेड लगे। एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ उसके बीच में अच्छा खासा गैप रखें, और पेपर लिमिटेड होता है, जितना पेपर मिला बोर्ड में एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलता। तो ये देखते हुए कि कितना पेपर मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेज बचाते गए, मतलब पेज छोड़ते गए और लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है पेज नहीं बचा तो एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलता है। ऐसा मैनेज आपको करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड? 10th के बाद नहीं, 10th तक क्या है, जब 11th 12th में बच्चा एंटर करता है तो 10th तक का नॉलेज मतलब बहुत कम होता है उसके सामने। 10th तक एक बेसिक नॉलेज होता है, जो मतलब जो बच्चा का अगर साइंस फील्ड में जा रहा है 11th 12th में, फिर भी 10th तक आर्ट्स सबको पढ़ना है, सोशल साइंस। तो एक बेसिक आपका बेस तैयार करता है क्लास 10th। जब किसी को मेडिकल में जाना होगा, किसी को इंजीनियरिंग करना होगा, किसी को और सिविल सर्विसेज में जाना होगा, तो यहीं से आपका डायरेक्शन डिसाइड हो जा रहा है 10th के बाद। आपको अपना देखो कि नहीं मेरा मैथ्स अच्छा है, हमको मैथ्स में रुचि है, मेरा बायो अच्छा है, तो उस फील्ड को और अपने इंटरेस्ट के अनुसार, किसी दबाव में नहीं आकर कि पापा ये बोल रहे हैं, मम्मी ये बोल रही है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में जाना हो उस फील्ड में मेहनत करते चल जाओ, उस सब्जेक्ट को देखते हुए। और 11th में मतलब जब तुम लोग 10th अच्छा से मार्क्स आ जाएगा, क्लियर कर लोगे, 11th में थोड़ा सा वो सिलेबस जंप होता है, पहले ही क्लियर कर दे रहा है। वहाँ पे बहुत सारा बेसिक बच्चा पैनिक करके गिर जाता है, वहाँ से तेज़ बच्चा भी कितना भी ब्रिलियंट हो, वो सिलेबस जंप इतना अधिक हो जाता है 10th के बाद, बच्चा नहीं झेल पाता। लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे कम से कम करते जाना है और 6-7 महीने में अपने आप क्लियर हो जाएगा। और ये सब एग्ज़ाम मतलब अब सिलेबस ही होता है, क्लास 11th कवर है इस एग्ज़ाम में, तो क्लास 11th का ही अच्छा क्वेश्चन आता है, ओलंपियाड है तो उस लेवल का क्वेश्चन आता है ओलंपियाड में। और पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा हो गया, कुछ भी, तो सब न्यूमेरिकल है, क्योंकि 10th तक ही थ्योरी बेस्ड बस तैयारी करता है। आगे जितना कॉम्पिटिटिव जेई हो गया, नीट हो गया, सीवीटी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम न्यूमेरिकल से क्रैक होगा। तो न्यूमेरिकल पे भी अच्छा ध्यान रखना है, और रटना नहीं है कोई मतलब ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अपने भाषा में उसको रिप्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर के दिमाग पर अलग ही इंप्रेशन देगा वो। तो इस पर ध्यान देना है। बुक का रटा रटा भाषा, कुछ ऐसा परिभाषा होता है जो मतलब एज इट इज लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, तो वो लिखना है। लेकिन अधिक से अधिक जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हुआ SST में, साइंस में भी, तो इसमें आप अपने दिमाग से कितना लिख रहे हैं उसी चीज़ को समझ कर अपने भाषा में, क्योंकि कितना ही रट सकते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, 10th का भी सिलेबस बड़ा है। तो रटने से अगर नहीं पढ़ना है कि हाँ रट लेते हैं, वहाँ एग्जाम में उतना प्रेशर में याद आता ही नहीं अच्छा अच्छा फार्मूला। तो समझने में मतलब जितना है उसको रिवाइज करो, समझो, और अपने भाषा में एक अच्छा जो मतलब टेक्निकल लैंग्वेज होता है उसमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, पेपर अच्छे से लिखना है। हैंड राइटिंग अगर अच्छा नहीं भी है उस तरीके से, तो साफ साफ दिखाई दे, मतलब एग्जामिनर पढ़ पाए, ऐसा लिखना है। आप सभी का जो टेस्ट एग्ज़ाम उसका यहाँ पर देखो, जो मार्क्स तुम लोगों का देखिए, ये सभी का औसत निकाला गया है। क्या निकाला गया है? औसत। तो वो औसत निकाल कर देखिए, सबसे जो टॉप रैंक में लाई है वो है शिवानी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप आ जाइए बाहर, आ जाओ आ जाओ। आइए रोहित भाई, आइए आइए, चलो खींचो।
मेडल पकड़ो हाथ में, एक हाथ, हाँ चलो खींचो। सेकंड रैंक साक्षी कुमारी है, 50.5% एवरेज है इनका। सेकंड रैंक दीपक सर पुरस्कार देंगे साक्षी को। ताली हो जाए साक्षी के लिए भाई। चलिए, मेडल पहनाने पर भी ताली होनी चाहिए। दीजिए कलम दीजिए, हाँ उसको अपने पास रखो। ताली। सेकंड रैंक कप दीजिए बच्ची को। चलिए, थर्ड रैंक है, थर्ड रैंक रीना जी। रीना के लिए एवरेज 42%। ताली मार दीजिए। दीपक सर इनको पुरस्कार देंगे। पहले मेडल दीजिए, उसके बाद कलम कलम कलम। चलिए ताली मार दीजिए। मेडल पहन रही है रीना जी, ताली मारिए। दीजिए। ताली ताली मारो भाई, ताली मारो। फोर्थ है मानसी, 41% एवरेज। मानसी आ जाइए, आ जाइए। चलिए, टाइम है ना, आधा घंटा दे दो। चलिए ताली मार दीजिए मानसी के लिए। पहनाइए, कलम देते रहे। दो दो किए गो। फिफ्थ आइए, आदित्य कुमार। कलम हाँ निकाल देना। ताली मार दो भाई आदित्य के लिए। पहनाइए मेडल। चलिए फोटो लीजिए। आगे सिक्स्थ रैंक है मुस्कान, 27%। सिक्स्थ रैंक मुस्कान जी। आगे सिक्स। फोटो खींचो, ताली मार दो भाई मुस्कान के लिए। कलम दे दिए। चलो बहुत अच्छा। सुमी, सुमी आइए, ताली मार दो सुमी के लिए। आ जाइए, पहनाइए सर, पहनाइए सुमी के लिए। ताली हो जाए भाई। सेवेंथ पायल 23%। सेवेंथ पायल। 8 रैंक है। ताली मार दीजिए पायल के लिए। कलमों साथे दे दीजिए। हाँ मेडल पकड़ो। आगे राधिका, राधिका 24%, 9th रैंक। नहीं रे, ताली मारो, मेडल पकड़ो। दीजिए, कलम दीजिए। ताली मार दी आयुष के लिए। बहुत अच्छा प्रयास रहा इनका। राजा जी आई ना बढ़िया। राजा जी आइए। 10वां रैंक है राजा जी का। बहुत अच्छा प्रयास, 22%। ताली मार दिए राजा जी के लिए। चलिए कलम लीजिए, उठाइए। हाँ मेडल ले लो एक हाथ में। हाँ एक हाथ से ऐसे मेडल पकड़ो उससे। हाँ एक हाथ से सर का हाथ पकड़ो। चलिए बहुत अच्छा रहा। हो गया। आमिर खान, ताली हो जाए भाई आमिर के लिए। सबके मेहनत के प्रयास के लिए, मेहनत के लिए सर का प्रयास है। ताली हो जाए। आगे आगे अब देखो, अब मेरे से कुछ दो शब्द सुन लो, लास्ट बार है, उसके बाद आओगे कि नहीं आओगे कौन जानता है ना। लेकिन हम लोग सोचे
कि अपना संस्था है तो हमारे स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, तो हम तो कहते थे कि सर कि आप पढ़ाए हैं, आपका भी स्टूडेंट है, पहले आपका हक बनता है तब मेरा हक बनता है ना। तो जा रहे हैं तो हम ज़्यादा क्या समझाएंगे कि ज़्यादा ज्ञान भटकने लगता है आदमी, उसका बात माने कि इसका बात माने, है ना। सबका आदमी सुनता है लेकिन अपन मनवे के करता है ना। कोनो कहेगा कि आपको नदी मिलेगा बड़ा, है ना, दम लगा के कूदना, कहता दम लगा के कूदना है। कोई कहेगा ना कि है ना सड़क के कूदना, सड़क के हटा के कूदना, है ना। और वहाँ बुझाएगा कि बाप रे कैसे कूदल जाई, छोड़, वह कौनों के बुद्धि काम नहीं करेगा। जैसा माहौल होगा, जैसा सिचुएशन होगा, वैसा ही ना आप करोगे, वैसे ना नदी पार करोगे। तो ये पढ़ाई भी, एक एग्ज़ाम भी आप लोग का फर्स्ट बार है। चिल्लाएगा ऐसे ऐसे चिल्लाएगा, सब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अरे भाई होने जाके चिल्ला। हम लोग चिल्लाते थे तो क्यों आप लोग बोलते थे भाई होने चिल्लाइए ना, है होने हटिए ना। आप एग्ज़ाम दोगे, है ना, तो कौन कहे पेपर लो, निकालो, धरो, होने डीएम आ रहा है, पुलिस आ रहा है ना। तो बहुत ऐसा शोरगुल है, लेकिन उसमें आप क्या अपने पढ़ाई पढ़ोगे। फर्स्ट बार तो अपने एग्ज़ाम पर लग जाओगे तो ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। अपना भी आदमी भूल जाता है कि कोनो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एग्जाम पेपर खत्म होगा, अरे भैया खड़ा बरन, एग्जाम से निकलते ही आपकी पहली नज़र आपकी फैमिली पर जाती है, किन्ने हैं, हाँ ये बनते मुस्कान आता है, क्वेश्चन को लौड़े, क्वेश्चन को लौड़े, बढ़िया, अच्छा खड़ा का। तो ऐसे होता है। तो आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम है 10th 12th, ये आपको केवल एक सीढ़ी है नौकरी पाने के लिए। इसमें कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। नंबर कम आए या बेसी आए मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आप कितना पाएँ, कितना ज्ञान रखें, वही ना आगे चलकर अपना दिमाग से काम करोगे, है ना। चीटिंग से आप पास तो हो जाओगे लेकिन ज़िंदगी में वो कोई काम का नहीं रहेगा, समझ गए। चीटिंग से पास कर जाओगे लेकिन ज़िंदगी में कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन एक मिनट, हाँ वही बात है। तो वही समय देखना है, ठीक है ना। तब ज़्यादा क्या कहेंगे। देखिए अब मान लीजिए कि एक आपको एग्ज़ाम दिलाने के लिए या नौकरी दिलाने के लिए, आजीवन में आगे बढ़ने के लिए परिवार जो होता है एक सारथी की तरह होता है। अगर सारथी बढ़िया ना हो तो योद्धा तीर नहीं चला सकता है, कोई काम कहीं नहीं है ना। अगर कृष्ण भगवान सारथी नहीं रहते तो अर्जुन युद्ध जीत ही नहीं पाते। तो आप एक योद्धा हैं और आपके परिवार, आपके गार्जियन एक समझिए कि सारथी हैं जो आपको लेकर चल रहे हैं। बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए माँ बाप का भी बात मानना, उनका लाज रखना, उनका इज्जत रखना, और जितना पढ़े पढ़ाई में अपना आगे रखना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, गर्दा उड़ा कर आओ, है ना। सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाएगा, सबसे ज़्यादा कौन नंबर लाएगा, हम लाएंगे। बोलो कौन लाएगा, हम लाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है, कौन लाएगा, हम। बोलो एकदम आवे या ना सोच लो। देखो शब्दों में ताकत होती है, एक बात बता दे, शब्दों में ताकत होती है। इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या किसी को दे रहे हैं, वो सीखना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर दो, उससे शब्द निकला कि जा बेटा बहुत बढ़िया तोड़ भला हुई, कोई चीज़ कह रहा है कि बेटा आकर उठा दो, थोड़ा उठा दिया आप, तो उसके मन से एगो बात निकलता है ना, आ बेटा बहुत बढ़िया, है ना, जुग जुग जी, चाहे का करेला तब पढ़ेला, पास हो जा। तो शब्दों में ताकत होती है, इसलिए दूसरों की मदद कीजिए, है ना, और पॉजिटिव रहिएगा। तो इसलिए पास कौन कौन होगा, हम। सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाएगा, हम लाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए वरमाला हो रहा है।
गाजे बाजे हैं गूंज रहे, कानों में गूंजी शहनाई, धरती अंबर सब सजे